हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, जैसा कि आप जानते हो कि हमने यूनिट सेकंड जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट सेकंड में हमने फर्स्ट टॉपिक जो था वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। बच्चे, उससे पहले मैं कुछ क्लियर कर दूं आपको कि देखो, आप 10th से 11th में आए हो तो आपके बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। आपकी कोई सी भी बुक हो, एनसीईआरटी की बुक हो, प्रदीप की हो, दिनेश की हो, उस पे मैक्सिमम टॉपिक्स दिए होते हैं और उन बुक्स पे सभी बोर्ड्स के सिलेबस दिए होते हैं। लाइक सीबीएसई के दिए होते हैं, जे के बोर्ड के दिए होते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने होते हैं, हमें वो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जो कि आपके सिलेबस में होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेंट गई है स्कूल के हायर एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि सर ने हमारे जो है फर्स्ट यूनिट के हाफ टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं, आधे से ज्यादा यूनिट जो है छोड़ दिए। तो बच्चे, मैंने आपको बार बार ये बोला है कि आप 5 से 6 पेज जो हैं वो छोड़ देंगे। वो इसलिए क्योंकि वो न्यूमेरिकल पोर्शन है और आपको मैं ये चाहता था कि सारे बच्चे जब ज्वाइन हो जाएं तो तब हम वो सॉल्व करें। लेकिन सोचा ये था कि हम ऑफलाइन सॉल्व करेंगे, लेकिन आप बच्चों की बार बार कंप्लेंट जा रही है तो हम क्या करेंगे कि हर सैटरडे को जो है वो उसमें से फर्स्ट यूनिट में से जो भी आपके न्यूमेरिकल के टॉपिक्स बच गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो परेशान होने की नीड नहीं है। आपके जो फर्स्ट यूनिट्स के टॉपिक्स बच गए हैं वो हर एक सैटरडे को आपको जो है वो वीडियो अपलोड होगी और आपको फर्स्ट यूनिट्स के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एनीवेज, सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था। सेकंड यूनिट में हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था और मैंने आपको बताया कि सर जे थॉमसन ने क्या किया, कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। और ये सब कुछ होने के बाद सर जे थॉमसन जो थे वो ये जानना चाहते थे कि उन्हें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि चार्ज है कितना और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। वो साइंटिस्ट थे, उनके माइंड में ये चीज चल रही थी कि मुझे चार्ज भी जानना है और उसका मास भी जानना है। खैर, उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया कि मैं क्या जानूं कि या तो मुझे चार्ज का पता चले या फिर मास का पता चले। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे चार्ज और मास की रेशियो निकाली इलेक्ट्रॉन की। E/m, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी रेशियो निकाली उन्होंने इलेक्ट्रॉन की। वो क्या एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने क्या किया, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कंसेप्चुअल है। हाँ तो बच्चे, सर जे थॉमसन ने क्या किया, एक अच्छे से समझना आपने। एक ट्यूब ली, बिल्कुल वैसी ही ट्यूब जैसे कि उन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ली थी। और इस ट्यूब में क्या किया, अच्छे से समझना है। हाई वोल्टेज एक बैटरी ली और इस ट्यूब को फिलअप कर दिया किससे, गैस से। गैस से फिलअप कर दिया। अब क्या करते हैं वो इस ट्यूब में एक मेटल प्लेट लेते हैं जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसको उन्होंने कहा कैथोड। और दूसरी प्लेट लेते हैं जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और उसे उन्होंने क्या कहा, एनोड। और इस एनोड को उन्होंने परफोरेटेड कर दिया। मैंने आपको समझाया परफोरेटेड क्या होता है, कि उसके बीच में एक होल रख दिया। होल रखने के बाद अब बच्चे, आपको बताया मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो जे थॉमसन ने किया कि जब भी हम क्या करते हैं कि बैटरी को ऑन करते हैं, करंट देते हैं, तो कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं, जिनको उन्होंने क्या कहा, कैथोड रेज कहा। इन कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी पहले हम पढ़ चुके। अब ये कैथोड रेज जब कैथोड से निकलेंगी तो ये कैथोड रेज इस एनोड पे जाके स्ट्राइक करेंगी और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है वो इसे क्या करेगा,
एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक होल है बीच में, परफोरेशन की हुई है। जो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी उनके अलावा जो इसके सेंटर में जाएंगी वो सेंटर से पास होके डायरेक्टली, अभी आपको भूल जाना है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव नहीं है, वो डायरेक्टली जाके इस जगह पर स्ट्राइक करता है और फ्लोरिसेंस करता है। फ्लोरिसेंस मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ग्लोइंग करना, एक ग्लोइंग स्पॉट प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया, ZnS जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी, जिससे पता चले कि रेज, क्योंकि रेज तो हमें दिखेंगी नहीं, वो उस जगह पे जब जाके स्ट्राइक करेगी, वहां पे ग्लोइंग करेगी, तो हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कोई रे आके पड़ रही है। तो यहां से कैथोड रेज निकली और सीधा जाके यहाँ पे स्ट्राइक की। अब क्या किया जे थॉमसन ने कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया। पहले ये नहीं था, जब ये रे कैथोड रे सीधी जाके स्ट्राइक कर रही थी इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ए है, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब सर जे थॉमसन ने क्या किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेट कर दिया। समझ रहे हैं आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैं भी बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा तभी क्रिएट होता है जब हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। अब जब उन्होंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट कर दिया, तो सर जे थॉमसन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कैथोड रेज पहले सीधी स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी और जाके ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही थी, वो कैथोड रेज अब डिफ्लेक्ट हो गई। वो कैथोड रेज अब क्या हो गई हैं, डिफ्लेक्ट हो गई, याद रखना है। और ये पॉइंट कौन सा है जहां पे उनको ग्लोइंग शो की, ये पॉइंट है बी। अब आपको पता है ये क्यों डिफ्लेक्शन शो की, क्योंकि कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, मैंने आपको बताया। और ये एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज रेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी, जो कि पहले स्ट्रेट जा रही थी। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट किया तो ये वाली रेज जो हैं ये डिफ्लेक्ट हो गई, कहां पे, ऊपर वाली साइड, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। अगर ये पॉजिटिव नीचे की तरफ होता तो यही वाली कैथोड रेज कहां डिफ्लेक्ट होती, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होती, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। फर्स्टली द कैथोड रेज वर ट्रेवलिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड and a glowing spot was observed on the ZnS screen. Later on, when we used the electric field, these cathode rays deflected upward and a spot was seen upper side in the region of cathode. एनोड के रीजन में एक हमें स्पॉट ऑब्जर्व हुआ बी। अब देखो, मान लो पहले ये ए पे थी, अब ये कहां पे गई, बी पे, तो ये एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। मान लो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, वाई। वाई एक एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और ये कैथोड रेज जो है वो ऊपर वाली साइड डिफ्लेक्ट हो गई, हम क्या करते हैं, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके नीचे हमने एक मैग्नेट लगा दिया। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। शाबाश। तो क्या हुआ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही हमने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उतना ही क्या लगाया हमने, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया बी से और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया ई से। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन टू ई। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कैथोड रेज को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस है वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन सर जे थॉमसन ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या किया, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते गए ताकि ये वाला जहां पे कैथोड रेस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके डिफ्लेक्ट कर रही थी, इनको वापस लाना है अब कहां पे, ए पे। तो वो कैसे होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर खींच रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इतना इसके इक्वल और अपोजिट करना है कि वो उसको नीचे खींचे कैथोड रेस को। ठीक है, तो भाई क्या हुआ कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जे थॉमसन ने तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो एंगल वाई था इस एंगल वाई पे वापस से ये कैथोड रेज जो हैं वो ए से कहां आ गई, बी पे। ए से कहां आ गई, बी पे। ये हुआ कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट हमने लगाया। पहले क्या हो रहा था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कि ए पॉइंट से जो कैथोड रेज थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी कहां पे, बी पे। लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया इक्वल एंड अपोजिट, तो जो कैथोड रेज ऊपर जा रही थी वो अब नीचे की तरफ खींचने हुई। तो जब वो नीचे की तरफ खींचने हुई तो वो कहां से आई वापस, बी से ए की तरफ आई, बी से ए की तरफ आई। ठीक है, तो सर जे थॉमसन ने, अब देखो सर जे थॉमसन ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से वो ऊपर गई, मैग्नेटिक फील्ड से उसको वापस लाया बी से ए तक। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी उन्हें पता थी, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू यूज की वो भी पता थी, और एंगल वाई जिस एंगल से वो डिफ्लेक्शन हुई पहले ऊपर और फिर मैग्नेटिक फील्ड से नीचे, वो वैल्यू भी पता थी। ये सारी वैल्यू नोन थी उस सर जे थॉमसन को। इन वैल्यू के नोन होने से सर जे थॉमसन ने क्या निकाला, रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता थी, मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू नोन थी, और एंगल वाई कि जिस एंगल से पहले वो ऊपर डिफ्लेक्ट हो रही थी और फिर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड से वो वापस उन्होंने बी से ए पे लाई। ठीक है, तो ये तीनों चीजों के पता होने से सर जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट से ये निकाला। उन्हें चार्ज का पता नहीं चला, उन्हें मास का भी पता नहीं चला, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें एक रेशियो निकली किसकी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की। वो रेशियो क्या निकली, उसकी वैल्यू जो है वो मैंने रिटर्न मटेरियल में आपको दी हुई है कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फाइंड हुई वो ये पता चली। नंबर सेकंड, इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज और पता चली सर जे थॉमसन को, वो क्या थी समझना अच्छे से। हाँ तो बच्चे, इस एक्सपेरिमेंट से सर जे थॉमसन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता थी, और जिस एंगल से डिफ्लेक्शन हुई वो भी पता थी। ये तीनों चीजें फाइंड करने के बाद सर जे थॉमसन के पास क्या निकला, E/m। E/m इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज और मास की रेशियो निकली, और जब वो उन्होंने कैलकुलेट की तो वो निकली उनके पास कितनी, 1.75
8820 into 10 raised to power 11 कूलम किलोग्राम। बच्चे समझ गए? कूलम इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड किलोग्राम इज द ये मास है। ये वाली वैल्यू निकली उनके पास, किसके पास? सर जे थॉमसन के पास, रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आई होप आप समझ गए होंगे। साथ में आपने एक चीज और याद रखनी, ये मैंने रिटन फॉर्म में भी आपको भेजा है बच्चे। आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर कैथोड रेज का हमारे पास मैग्नीट्यूड कि कैथोड रेज का जो हम कैथोड रेज जो हैं वो कैथोड से निकल रही हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड जो है वो हायर है, याद रखना है। फर्स्ट चीज जो जे थॉमसन ने एक तो ये निकाली, और दूसरी चीज क्या बताई कि अगर कैथोड रेज का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। डिफ्लेक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। कि अगर कैथोड रेज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसकी डिफ्लेक्शन भी जो है वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और उतनी ज्यादा क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी। समझ गए आप बच्चे? दूसरी चीज सर जे थॉमसन ने ये बताई कि जो डिफ्लेक्शन है कैथोड रेज की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पार्टिकल हैं कैथोड रेज के अंदर, वो पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है, लाइटर हैं अगर वो, तो उनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर मास ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगी? कम होगी। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। जितना मास कम उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा, जितना मास ज्यादा उतनी डिफ्लेक्शन कम। दो चीजें। और तीसरी चीज उन्होंने बताई कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना है कि डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। जितनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा हम हाई पावर बैटरी यूज करेंगे, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। समझ गए बच्चे आप? और जितनी कम स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, उतनी जो है वो डिफ्लेक्शन क्या होगी? कम होगी। तो बच्चे याद रखना है कि एक तो उन्होंने क्या निकाला? चार्ज और मास रेशो, जो कि आपके सामने निकली। और दूसरा उन्होंने ये निकाला कि कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिफ्लेक्शन जो है, अगर उन पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उनकी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। कि जितना मास ज्यादा है उतनी डिफ्लेक्शन कम होगी, और अगर मास कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, उतनी ज्यादा क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं।